बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम एफएससी पार्ट 2 का चैप्टर 21 जो है उसके एमसीक्यूज़ देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 21st चैप्टर को मैंने दो पोर्शंस में डिवाइड किया है। अभी हम फर्स्ट पोर्शन जो है उसको देखेंगे और उसके बाद हम अगली वीडियो में सेकंड पोर्शन देखेंगे। जी वेलकम बैक। चलते हैं अपनी मेन विंडो की तरफ और ये है जी हमारी मेन विंडो जो आप देख रहे हैं। आज हमने 5 जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ देखने हैं। सबसे पहला है जी एटॉमिक न्यूक्लियस, उसके बाद आइसोटोप्स, उसके बाद मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, उसके बाद है रेडियो एक्टिविटी एंड फिफ्थ टॉपिक इज़ हाफ लाइफ। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करने के लिए ज़ाहिर बात है आपको इनसे रिलेटेड फार्मूले और बेसिक कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। सबसे पहले आपके पास एटॉमिक न्यूक्लियस। एटॉमिक न्यूक्लियस में सबसे पहला क्वेश्चन है 1U से मुराद है यूनिफाइड मास स्केल इज़ इक्वल टू, बेटा इसकी वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये आपके पास ऑप्शन बनेगी बी। इसके बाद है जी द रेडियस ऑफ एटम। बेटा ये वैल्यू जो है ये टेक्स्ट बुक में गिवन है, इज़ अबाउट 10⁵ टाइम्स द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है जी द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एनी न्यूट्रल एटम इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि एटम न्यूट्रल है। न्यूट्रल एटम का मतलब ये है कि ऐसा एटम जिस पर नेट चार्ज ज़ीरो है। मतलब क्या हुआ, जितने प्रोटॉन्स इसके न्यूक्लियस के अंदर हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इसके न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व कर रहे होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन यूरेनियम 235 इज़। अब आप देखें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का मेथड क्या होता है, मैस नंबर में से चार्ज नंबर को माइनस कर दें। अब मैस नंबर ऊपर लिखा हुआ है 235, इसके अंदर से चार्ज नंबर यानी 92 को माइनस कर दें, बाकी आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे 143, यानी ऑप्शन सी। क्योंकि आप जानते हैं मैस नंबर जो है वो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की टोटल तादाद होती है और चार्ज नंबर सिर्फ न्यूट्रॉन्स की तादाद होती है, सिर्फ प्रोटॉन्स की तादाद होती है। तो जारी बात है अगर आपने न्यूट्रॉन्स की तादाद निकालनी है तो टोटल न्यूक्लियॉन्स की तादाद में से प्रोटॉन्स की तादाद को माइनस कर देंगे। इसके बाद है जी आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के बारे में आप जानते हैं ये ऐसे न्यूक्लियाई हैं जिनका चार्ज नंबर तो सेम होता है, यानी प्रोटॉन्स की तादाद सेम है, बट देयर मास नंबर इज़ डिफरेंट। द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं जो आप केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं इनका ताल्लुक सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के मुताबिक चेंज होती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती जाती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वेरिएशन आती है और जिसकी बेस पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन किया जाता है। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन, इसमें न्यूट्रॉन्स की तादाद 0 है क्योंकि मास नंबर भी 1 है, चार्ज नंबर भी 1 है, दोनों को माइनस करें आंसर 0 आ जाएगा। द नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ सीजियम, बेटा ये बुक की इंफॉर्मेशन है 36 और ये पेज नंबर 221 पर मेंशन्ड है। बोथ ज़ीनॉन एंड सीजियम ईच हैव आइसोटोप्स 36, ये भी बुक की इंफॉर्मेशन है पेज नंबर 221। इसके बाद आपका अगला टॉपिक है मास स्पेक्ट्रोग्राफ। इन मास स्पेक्ट्रोग्राफ मास ऑफ ईच आइन रीचिंग द डिटेक्टर इज़ प्रोपोर्शनल टू। बेटा ये फार्मूला है जिसके मुताबिक हम कह सकते हैं कि मास ऑफ ईच आइन इज़ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर। इसमें जो बी है ये मैग्नेटिक फील्ड को जाहिर कर रहा है। जब आप वो टॉपिक देखेंगे तो आपको इसका बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा। इसके बाद है जी मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। मास डिफेक्ट का मैं एक छोटा सा आइडिया आपको दे देता हूँ कि अगर हम न्यूक्लियस को बाउंड स्टेट में देखें तो उसका टोटल मास कम होता है, लेकिन अगर हम उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो मौजूद हैं उनको अलग अलग करके उनका मास मेजर करें तो उनका टोटल मास ज़्यादा आएगा।
मतलब क्या हुआ कि जब हम न्यूक्लियस की फॉर्मेशन को स्टडी करेंगे, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, जब सारे न्यूक्लियॉन्स पहले अलग अलग थे, सारे न्यूक्लियॉन्स पहले अलग अलग थे, तो इनका टोटल मास ज़्यादा है, लेकिन जब आपने इनको न्यूक्लियस की फॉर्म में इकट्ठा जॉइन किया तो जो न्यूक्लियस बनेगा इसका मास कम होगा। ठीक है, इसका मास कम है। मास में ये वाला जो फ़र्क है इसे बोलते हैं मास डिफेक्ट, यानी न्यूक्लियॉन्स का मास माइनस न्यूक्लियस का मास। अब मास में ये जो कमी है ये कहाँ जाती है? ये असल में जो मास में कमी आई है वो एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होके रिलीज़ हो जाती है, यानी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज्ड एंड दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। यानी मास में ये जो कमी है ये एनर्जी की फॉर्म में रिलीज़ हुई है और इसी एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी कहा जाता है। यानी बाइंडिंग एनर्जी को आइंस्टाइन की एनर्जी मास रिलेशनशिप के मुताबिक हम लिखें तो वो आपके पास कुछ ऐसा फॉर्मूला आएगा। इसमें डेल्टा एम क्या है? ये मास डिफेक्ट है, यानी मास में फ़र्क है, और c स्क्वायर जो है ये स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर है। तो बाइंडिंग एनर्जी कैन बी फाउंड बाय द रिलेशन। ये आपके पास बीटा आंसर बन गया जो मैंने अभी अभी लिखा है। बाइंडिंग एनर्जी फॉर ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस इज 2.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपकी टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल है 21.1, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद है जी आपका टॉपिक रेडियो एक्टिविटी। द मास ऑफ बीटा पार्टिकल इज इक्वल टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेसिकली जो बीटा पार्टिकल है इसके बारे में हम कहते हैं कि ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन? दोबारा बीटा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल कैरीज द चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स बट पॉजिटिव। अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली क्या होता है, अगर हम हीलियम के न्यूक्लियस के हीलियम एटम के दोनों इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दें तो बाकी आपके पास बचेगा हीलियम का न्यूक्लियस। अब चूंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ चुके हैं तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? +2e। यानी हम हीलियम के न्यूक्लियस को इस तरह से अगर लिखें और ऊपर 2+ लगा दें तो समझें ये अल्फा पार्टिकल है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नो चार्ज? और ये है गैमा रेज। गैमा रेज बेसिकली फोटॉन्स हैं और फोटॉन न्यूट्रल होते हैं। द चार्ज ऑन बीटा पार्टिकल इज -e क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन होता है। एक्स रेज आर सिमिलर इन नेचर टू दैट ऑफ गैमा रेज। गैमा रेज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, एक्स रेज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। रेडियो एक्टिविटी हैपन्स ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस। बेटा डिसइंटीग्रेशन का मतलब है डिस्ट्रक्शन, यानी न्यूक्लियस के अंदर से पार्टिकल्स यानी न्यूक्लियॉन्स बाहर आते रहते हैं और इसी को हम रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। और रेडियो एक्टिविटी के नतीजे में हम जानते हैं 3 तरह की रेडिएशंस निकलती हैं, अल्फा रेडिएशंस, बीटा रेडिएशंस एंड गैमा रेडिएशंस। इसके बाद है जी न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। When a radioactive nucleus emits beta particle, the proton-neutron ratio increases. अब देखें बीटा पार्टिकल निकलने का मतलब क्या है। बीटा पार्टिकल असल में क्या है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। अब बीटा पार्टिकल निकलने का मतलब ये है जब बीटा पार्टिकल रिलीज होता है तो असल में हो क्या रहा होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन जो है एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा होता है प्रोटॉन में विद द एमिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है यही असल में बीटा पार्टिकल है। ठीक है जी। अब हुआ क्या, न्यूट्रॉन में कमी आई और प्रोटॉन में इजाफा हुआ। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यही बात उसने पूछी है? नहीं, उसने प्रोटॉन न्यूट्रॉन रेशो पूछी है, यानी प्रोटॉन की तादाद ऊपर और न्यूट्रॉन की तादाद नीचे। अब चूंकि प्रोटॉन में इजाफा हुआ है, न्यूट्रॉन में कमी हुई है, अब ऊपर वाली वैल्यू में इजाफा हो रहा है, नीचे वाले नंबर में कमी आ रही है, इसका मतलब है इस रेशो में इजाफा होगा। इसका मतलब है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा बीटा यानी इंक्रीजेस। When a nucleus emits an alpha particle, its atomic mass decreases by 4. अब आप जानते हैं अल्फा पार्टिकल जो है ये असल में हीलियम का न्यूक्लियस है और हीलियम के न्यूक्लियस का मतलब क्या है, जिसका चार्ज नंबर 2 है और मास नंबर 4 है। जब आप एक हीलियम का न्यूक्लियस निकाल देंगे
तो मैस नंबर में 4 की कमी आ जाएगी, यानी जो प्रोडक्ट है उसका मैस नंबर होगा A-4। इसी तरह चार्ज नंबर होगा Z-2। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा डेल्टा। By emitting beta particle and gamma particle simultaneously, the nucleus changes its charge by increases by 1। देखें गैमा डिके में तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ना चार्ज नंबर में ना मैस नंबर में, लेकिन बीटा पार्टिकल की एमिशन में आप जानते हैं कि न्यूट्रॉन की तादाद कम हो जाती है, जो मैंने अभी ऊपर बताया, और प्रोटॉन की तादाद बढ़ जाती है। प्रोटॉन की तादाद बढ़ने का मतलब क्या है, चार्ज नंबर में एक इजाफा हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद आपके पास आ गया हाफ लाइफ। हाफ लाइफ के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं दे दूं कि ये वो वाला टाइम है जिस टाइम के दौरान आपके पास जो रेडियो एक्टिव सैंपल है उसमें से हाफ सैंपल डिके हो जाए, यानी हाफ सैंपल के अंदर से रेडिएशंस निकल जाएं और बाकी हाफ सैंपल बच जाए। यानी फ़र्ज़ करें आपके पास इनिशियली 100 न्यूक्लियाई हैं, तो हाफ लाइफ का टाइम वो वाला टाइम है जिस टाइम के बाद आपके पास 50 न्यूक्लियाई डिके हो चुके हों और 50 न्यूक्लियाई बच गए हों। ठीक है जी। तो ये है हाफ लाइफ। आफ्टर 2 हाफ लाइव्स द नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई ऑफ एन एलिमेंट आर। अब देखें 2 हाफ लाइफ के बाद डिकेड क्या होंगे। अगर मैं आपसे अनडिकेड का फॉर्मूला पूछूं, नंबर ऑफ अनडिकेड जो है इसका फार्मूला होता है 1/2n मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। अगर इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई को मैं n का नाम दूं तो आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा। अब ये जो छोटा n है नीचे, ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स को जाहिर कर रहा है। इसी तरह अगर मैं आपसे डिकेड का फार्मूला पूछूं, नंबर ऑफ डिकेड, तो उसका फार्मूला बनता है 1 - 1 डिवाइडेड बाय 2n मल्टीप्लाइड बाय n। ये जो कैपिटल N है ये नंबर ऑफ इनिशियल न्यूक्लियाई को जाहिर कर रहा है और स्मॉल n जो है ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ को जाहिर कर रहा है। अब यहाँ पर कितनी हाफ लाइफ्स गुजरी हैं, 2 हाफ लाइफ्स। तो इसका मतलब है आप स्मॉल n की जगह पुट कर देंगे 2। तो इस तरह से 1/2 हो जाएगा, 1 - 1/4, और जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3 डिवाइडेड बाय 4। तो इस तरह से 3n डिवाइडेड बाय 4 आपका आंसर हो गया। द रेट ऑफ डिके ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिक्रीजेज विद टाइम। द रेट ऑफ डिके, बेटा ये जो रेट ऑफ डिके है इसको मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ? इसको करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला लिख देता हूँ। फर्ज करें डेल्टा n जो है ये डिकेड न्यूक्लियाई हैं। आपके पास इसके लिए फॉर्मूला होता है -λn × डेल्टा t। अब इसमें जो कैपिटल N है ये इंस्टेंटेनियस नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो मौजूद हैं उसको जाहिर कर रहा है। डेल्टा t जो है ये टाइम है। अगर आप डेल्टा t से इस तरफ डिवाइड कर दें तो आपके पास बनेगा डेल्टा n डिवाइडेड बाय डेल्टा t। ठीक है जी। इस तरह से आपके पास राइट हैंड साइड पे क्या बच जाएगा, -λn। अब ये जो n है, ये जो राइट हैंड साइड पे आपको n नज़र आ रहा है, इसको अगर हम 0 टाइम के साथ रिलेट करना चाहें तो इसका एक ये भी फॉर्मूला है जो मैं अभी यहाँ पे लिखने लगा हूँ, n0 e⁻ -λt। ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आप देखें, इसमें एक्सपोनेंट आ रहा है, एक्सपोनेंट की पावर है e⁻−λt। इसमें लैम्डा जो है ये डिके कांस्टेंट है और t जो है ये टाइम है। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा e की पावर माइनस में बढ़ेगी, जिसकी वजह से जो रेट ऑफ डिके है उसमें कमी आएगी। इसका मतलब है रेट ऑफ डिके जो है ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। ठीक है, तो डिक्रीजेज विद टाइम ये करेक्ट आंसर है। द हाफ लाइफ ऑफ स्ट्रोंशियम, ये बुक की इंफॉर्मेशन है। हाफ लाइफ गिवन है। हाफ लाइफ अगर गिवन है तो आप डिके कांस्टेंट लैम्डा कैसे फाइंड कर सकते हैं? बेटा इसके लिए मैं इसके साथ ही फॉर्मूला लिख देता हूँ, लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय
हाफ लाइफ इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2, नेचुरल लॉग ऑफ 2। अब नेचुरल लॉग ऑफ 2 जो है ये 0.693 होता है। जब आप उसको हाफ लाइफ के टाइम से डिवाइड करेंगे तो आपके पास लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, यहां मैं इस तरफ कर देता हूं, या इसको करने के लिए मैं थोड़ी सी जगह यहां स्पेयर कर लेता हूं। ये देखें, लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ का टाइम आ जाएगा नीचे, और जब आप यहाँ हाफ लाइफ की वैल्यू पुट करेंगे यानी 9.7, और इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो 9.7 को आपको 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बहरहाल इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है द एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विद टाइम। बेटा ये जो रेट ऑफ डिके है, जिसे डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी से मैंने जाहिर किया हुआ है, ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ये वाला, ये एक्टिविटी भी कहलाता है, इसे हम एक्टिविटी भी कहते हैं। इसका मतलब है सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने ऊपर आपको करवाया था। एक्टिविटी या रेट ऑफ डिके डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विद टाइम। हाफ लाइफ ऑफ रेडॉन गैस, ये बुक की इंफॉर्मेशन है 3.8 डेज। तो ये आपके पास था आज का सारा मटेरियल, जिसमें आपने टोटल 5 टॉपिक्स जो हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज देखें। तो बेटा ये था आपका आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी, कोई भी इशू नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन आपको तंग कर रहा है, किसी एमसीक्यू में इशू है, तो प्लीज़ मुझे बताएं ताकि मैं उसको ठीक कर सकूं। तो चलें, नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम चैप्टर 21 का जो अगला पोर्शन है उसके एमसीक्यूज़ बनाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।